नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस में जो हो रहे हैं इलेक्शंस जी। हम काफ़ी लंबे समय से हम जैसे सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो गांधी परिवार है जी उनका कांग्रेस में कब्जा रहा है। जी बिल्कुल। अब जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है कि गांधी परिवार को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तक मैक्सिमम टाइम, जो सबसे ज़्यादा टाइम गांधी परिवार या नेहरू परिवार या गांधी परिवार एक ही कह सकते हैं, तो इन्हीं के जो हैं सदस्य वो ज़्यादातर अध्यक्ष पद पर रहे हैं। बिल्कुल। पहले जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद राजीव गांधी रहे हैं, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी। बिल्कुल, काफ़ी लंबा समय। जी, काफ़ी लंबा समय और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। और आखिर अब जो है वो जो सुगबुगाहट अंदर से शुरू हो गई थी कि गांधी परिवार ही आखिर हर बार अध्यक्ष बनता है, तो पिछले दो इलेक्शंस 2014 में और उसके बाद 2019 में जो इलेक्शंस हुए उसमें बहुत करारी हार मिली कांग्रेस को। उसके अलावा जो विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ भी कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादातर सभी जगह पर हार का ही सामना करना पड़ा। और इस वक्त अगर कहें तो कांग्रेस की हालत ये है कि पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस जो है वो काबिज है, वो है राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस की जो हालत है उसके लिए अंदर ही अंदर से जो सुगबुगाहट थी, अंदर से जो चल रहा था कि गांधी परिवार के अध्यक्ष पद पर होने से शायद जो इसकी नीतियां हैं, जो जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए वो पूरी तरह से कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। इसलिए कोई गैर गांधी परिवार से जो व्यक्ति है उसको अध्यक्ष बनाया जाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर जो अब अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी दूरी बना ली है। और राहुल गांधी तो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। चल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो इस वक्त जो नामांकन भरे गए हैं, दो लोगों ने नामांकन भरे हैं, एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरे हैं शशि थरूर। जो कांग्रेस में नाराज जो नेतागण हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है G23। जो शशि थरूर हैं वो G23 से संबंधित नेता हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो गांधी परिवार के बहुत करीब हैं। तो इस वक्त अगर जो कयास जो लगाए जा रहे हैं अगर कहें तो वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष पद का चुनाव बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पर यह भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के करीबी होने का अर्थ ये है कि इनडायरेक्टली, अस्पष्ट रूप से अध्यक्ष पद का काम गांधी परिवार के पास ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इशारों से तो यही जी समझ में बिल्कुल। आता है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अब पता चलेगा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कौन जीतता है और अध्यक्ष जो बनता है वो अपनी नीतियों के हिसाब से विपक्ष की एक भूमिका जो है होनी चाहिए वो निभा पाता है या नहीं निभा पाता, वो तो आने वाला टाइम। जी बिल्कुल, आने वाला टाइम बताएगा। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं, बात करेंगे रशिया की। जी। जैसे कि जानते हैं हम सभी कि रशिया ने यूक्रेन के जो 4 प्रांतों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से जो माहौल है काफी गमगीन हो चुका है। जी बिल्कुल। बात करें तो ये जो 4 प्रदेशों को अपने में विलय किया उसके बाद के जो अब असर है तनाव और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? रूस और यूक्रेन में जो तनाव है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यूक्रेन और रूस बहुत एकदम से पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान में आप कह सकते हैं तनाव है पड़ोसी देश होने की वजह से। तो क्रीमिया पर 2014 में जो क्रीमिया है, क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद से जो व्यापार करने के लिए उसको रशिया को जो रास्ता चाहिए वो कुछ इस तरह से था कि अगर
2 या 3 प्रांत वो यूक्रेन के अपने साथ क्रीमिया के अलावा और मिला ले तो उसको वो व्यापार का रास्ता सीधा मिल जाता है। उसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया बिना किसी वजह के बहाना। एक नाटो का देश, सदस्य देश बनने के वजह से उसने यही कहा कि हमारे पड़ोस में जो नाटो है वो अपना अड्डा बना रहा है, उस वजह से हमें जो अपनी प्रभुसत्ता का खतरा है, इस वजह से उसने यूक्रेन पर हमला किया। लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की असली वजह जो है वो यही थी शायद कि पुतिन चाहते थे, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से यूक्रेन के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया जाए। जो बिल्कुल रशिया के साथ लगते हुए प्रांत हैं, 4 प्रांत हैं, उन चारों प्रांतों पर रूस का पहले से ही दबदबा भी रहा है और प्रभाव भी रहा है। और वहां पर रूस का प्रभाव होने की वजह से जैसे हम कह सकते हैं कि वहां के लोग जो हैं वो रूस के प्रभाव में थे। बिल्कुल, वहां के लोग जो हैं वो रशिया को ज्यादा अपना मानते थे। बिल्कुल, इसी वजह से अब युद्ध तो अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन रशिया ने वहां पर जनमत संग्रह करवाया है। अच्छा। यूक्रेन के उन 4 प्रांतों में जब जनमत संग्रह करवाया गया तो वो सो कॉल्ड यही कहा जा सकता है कि वो अपने लिए ही करवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जनमत संग्रह में रशिया को जीत मिली, यानी कि लोगों ने जो मैंडेट है, जो बहुमत है, वो रशिया के पक्ष में दिया। तो रशिया ने ये ऐलान कर दिया कि ये चारों प्रांतों के जो लोग हैं वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए ये चारों प्रांत आज से रशिया के हुए। बिल्कुल, अपने आप ही जनमत संग्रह करवाया, अपने आप ही उनको अपने में मिला लिया और खुद का ही अपना बता दिया कि ये हमारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि रशिया एक सुपर पावर है। बिल्कुल, बेशक नाटो के देश जो सदस्य देश हैं, अमेरिका है या फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये सारे देश नहीं चाहते कि रशिया ऐसा कदम उठाए, लेकिन रशिया फिर वैसे का वैसा करता जा रहा है। बिल्कुल। और अब देखना ये होगा कि इन 4 प्रांतों के विलय के बाद की वहां की स्थिति क्या रहती है, वहां पर युद्ध समाप्त होता है या नहीं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद यूक्रेन को काफी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आर्थिक रूप से भी वहां पर सब तरह का कारोबार, हर तरह की चीजें, भारतीय वहां पर, जी, भारतीय स्टूडेंट्स जो वहां पर थे वो बहुत वापस आए हैं। यहाँ तक कि मेरे को यहाँ भी ये भी पता चला था कि यूक्रेन का युद्ध होने के बाद जो यूक्रेन के लोग हैं वो आसपास के देशों में बहुत पलायन कर गए हैं, क्योंकि वहां पर रोजी रोटी नहीं है, कुछ खतरा है, अपनी जान का खतरा, कुछ रोजी रोटी नहीं है, खाना कहाँ से है, युद्ध चल रहा है। तो उस वजह से जो आसपास के देशों में भी है, वहां के भी जो हालात हैं वो काफी गंभीर बने हुए हैं। अब रशिया का ये जो कदम है ये दुनिया में आने वाले समय में क्या प्रभाव छोड़ता है ये तो अब समय ही बताएगा। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे 5G की। जी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बीते शनिवार ही 5G सेवा के साथ नए युग का शुरुआत कर दी है। युग की मतलब कि आने वाली पीढ़ी जो है वो 5G के साथ इंटरनेट में मतलब कि वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, कह सकते हैं। तो ये 5G आने से हमें इसके क्या फायदे होंगे, इसके बारे में थोड़ा देखिए। जो इसके फायदे तो यही हैं कि इससे इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो इस वक्त 4G पे इंटरनेट की स्पीड है, 5G में उससे 10 गुना हो जाएगी। जैसे कहते कि पहले 6 मिनट लगते थे 4G में एक फिल्म डाउनलोड करने के लिए, जी, अब उसके मतलब कह रहे 20 सेकंड में ही वो, जी, वो 10 टाइम्स फास्टर हो गया। 10 टाइम्स फास्टर मींस 10 गुना तेजी से उसमें जो है वो कोई भी आप वीडियो डाउनलोड करें, कोई पिक्चर है, कुछ भी मैसेज है, वो डिलीवरी जल्दी होगी। देखिए अब 5G अभी लॉन्च हो रहा है, अभी हुआ है, अभी धीरे धीरे इसको लॉन्च करेंगे, धीरे धीरे मतलब इसको दिसंबर 2023 तक, अगले साल के दिसंबर तक देश के 400 शहरों में 5G पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसको लॉन्च करने में आप कह सकते हैं कि 1 साल या 1.25 साल लगेगा। लेकिन ये है कि अभी जब लॉन्च कर रहे हैं तो अभी तो उसकी स्पीड ठीक है, लेकिन जब
सारा लॉन्च कुछ हो उसी जाएगा। चीज पर निर्भर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती क्योंकि हर कोई उसी पर ही डिपेंडेंट होता है। अब जैसे 4G जब आया था तो अभी कहा जाता था कि बिल्कुल 4G की स्पीड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अब कई बार देखते हैं तो 4G की स्पीड भी स्लो जी, हुई होती अब है। हमें वो भी कम लगती है। बिल्कुल तो बिल्कुल 4G और 5G में अंतर तो यही है, उसके फायदे तो यही हैं। लेकिन ये देखिए कि 2G से स्टार्ट हुआ सफर 5G तक पहुंच गया। भारत इस सफर का जो रहा है, एक दर्शक रहा है, आप कह सकते हैं कि भारत ने ये सारा सफर देखा है, किस तरह से हम पहले लैंडलाइन फोन यूज करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि कोडलेस, सबसे पहले कोडलेस थे, जी वो फिर लैंडलाइन। एक ट्रंक कॉल बुक कराई जाती थी 3 मिनट के लिए। बिल्कुल, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ। फिर बिल्कुल लैंडलाइन के बाद वो कॉर्डलेस आए, कॉर्डलेस के बाद पेजर आए। बिल्कुल पेजर से वो मैसेज जाता था, डिलीवर होता था। पेजर के बाद ही फिर ये मोबाइल्स आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो सफर काफी है ज्यादा भारत बदलाव आया, में, बिल्कुल। बदलाव आया है, ये सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति है, बिल्कुल, इसको कह सकते बिल्कुल, हैं। और आने वाले समय में इसका देश को, हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता। जी विकास जी। जो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से और सीरियसली करता है, जो भी उसका कर्तव्य है, जो उसको निभाना है, जो उसकी ड्यूटी है, वो कभी निराश हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो अपना काम जो है निष्ठापूर्वक करेगा, अपना धर्म समझ के करेगा, तो उसको निराशा नहीं, हमेशा खुशी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम पूरा देश भर जानता है कि 5 अक्टूबर को दशहरा है। जी बिल्कुल। बुराई पर अच्छाई की जीत, जी, महापर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक विजयदशमी की। जी बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।